नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब पेज पर। जैसा कि दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान फार्मासिस्ट के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और इसके अलावा जो पहले एग्जामों में आ चुके हैं जो मेडिकल से रिलेटेड है, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, चाहे दूसरे किसी नर्सिंग का हो, यानी वो परीक्षाएं जो मेडिकल में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, वैसे मेडिकल डिपार्टमेंट का जो जीके का जो पोर्शन होता है इतना हाई नहीं होता है, क्योंकि इससे बच्चे होते हैं वो कनेक्ट नहीं होते हैं। तो हम सामान्य जीके पढ़ेंगे। और अक्सर हम ने देखा है कि जो भी डिप्लोमेटिक जो एग्जाम होते हैं जिसमें डिप्लोमा मांगते हैं, चाहे मेडिकल का हो या चाहे दूसरा, उसमें क्या करते हैं कि सामान्य जीके आता है। उसी के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। और चर्चा करते हुए अपन पहला सवाल उठाते हैं। पहला सवाल आपकी स्लाइड पर दिख रहा होगा, देखिए बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। राजस्थान की अंतः प्रवाह नदी नहीं है, यानी राजस्थान की अंतः प्रवाह नदी नहीं है। दोस्तों इसके 3-4 ऑप्शन है। देखिए 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं। पहला में है कातली, दूसरा में है साबी, तीसरा में काकनी और चौथा में है जो 2 ऑप्शन है उसमें है सागी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सागी। क्या होगा? सागी। अब बात करते हैं सागी के बारे में। वैसे अगर आप नए हो तो आप लोगों को बता दूं कि अंतः प्रवाह क्या होता है। देखिए हमारे राजस्थान में 3 प्रकार का अंतः प्रवाह पाया जाता है, यानी प्रवाह का मतलब क्या होता है? बहाव। और हमारे राजस्थान में नदियों का 3 प्रकार का बहाव है। कौन कौन सा है? एक है अंतः प्रवाह, और एक देखिए अरब सागर का प्रवाह, अरब सागर प्रवाह, और एक है बंगाल की खाड़ी का प्रवाह, बंगाल की खाड़ी का। इसे अपवाह तंत्र भी कहते हैं, ध्यान रखना। मैं यहाँ पे प्रवाह बता रहा हूं, आपको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। अब अंतः प्रवाह का मतलब क्या होता है कि वे नदियां जो किसी सागर या समुद्र में नहीं मिलती हैं, जमीन से चलती हुई जमीन पर ही विलुप्त हो जाती हैं, वो होती है अंतः प्रवाह वाली नदियां। और अरब सागर का मतलब हुआ कि ये देखिए भारत का इस तरह से नक्शा है, ये हमारे इस साइड में है अरब सागर, तो इस साइड में जो भी नदियां आती हैं यहां से और अरब सागर में मिलती हैं वो है अरब सागर का अपवाह तंत्र। और बंगाल की खाड़ी है इधर, ये है आपकी बंगाल की खाड़ी, तो यहां पर जो नदियां जाएगी वो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहलाता है। तो जो सागी नदी है वो अंतः प्रवाह की नदी है। सागी का जो उद्गम स्थल है वो देखिए जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं जालोर में। कहां पर? जसवंतपुरा की पहाड़ी। और जसवंतपुरा की पहाड़ियां कहां है भाई? वो है जालोर में। वहां से उद्गम होती हैं और उसके बाद लूनी में मिल जाती हैं, और लूनी क्या कहां तक जाती है? कच्छ के रण में जाती है और फिर अरब सागर में मिल जाती है। इसका मतलब ये नदी है वो कैसी है? अंतः प्रवाह वाली नदी नहीं है। ठीक है भाई। अब देखते हैं अगला सवाल। और अगला सवाल क्या कहता है, तो ध्यान से देखिए। राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदावाहिनी है? कहने का मतलब है कि राजस्थान में ऐसी कौन सी नदी है जो 12 महीने बहती रहती है, कभी मतलब उसका पानी नहीं सूखता है। 4 ऑप्शन है। अ में कांतली है, ब में बाणगंगा है, स में गग्गर है और द में चंबल है। दोस्तों राजस्थान की सदावाहिनी नदी कहलाती है चंबल। कौन सी नदी कहलाती है? चंबल। अब देखिए चंबल के आसपास में कौन से सवाल बन सकते हैं। तो देखिए चंबल नदी का कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं उद्गम स्थल। तो इसका जो उद्गम स्थल है वो है महू मध्य प्रदेश, महू एमपी। कई बार एग्जाम में यह सवाल पूछा जाता है कि ये जो नदी है ये नदी राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है। तो राजस्थान में ये कहां से आती है? तो ध्यान रखना, राजस्थान में ये आती है एमपी के बॉर्डर पर एक जिला है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ में एक गांव है जिसका नाम है चौरासीगढ़। क्या नाम है? चौरासीगढ़। और चौरासीगढ़ से ये क्या करती है? राजस्थान में प्रवेश करती है। यानी राजस्थान में ये क्या करती है? प्रवेश। कहां से करती है? चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से। अब कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? चंबल नदी की कुल लंबाई कभी कभी पूछ लेते हैं। तो ध्यान रखना चंबल नदी की कुल लंबाई है वो है 966 किलोमीटर। कितनी है भाई? 966 किलोमीटर। कभी कभी राजस्थान की पूछ लेते हैं कि राजस्थान में चंबल नदी का बहाव क्षेत्र कितना है, यानी मध्य प्रदेश से लेकर जहां तक ये जाती है वहां तक तो इसकी 966 किलोमीटर लंबाई है। इसके अलावा राजस्थान का कभी भी पूछ ले तो राजस्थान में इसकी लंबाई है देखना 135 किलोमीटर। कितनी है? मात्र 135 किलोमीटर। एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि चंबल नदी पर कुल कितने बांध बने हुए हैं? 4 बांध बने हुए। कितने बांध बने हुए भाई? 4 बांध बने हुए हैं। लेकिन राजस्थान में कुल कितने बांध है? तो राजस्थान में चंबल नदी पर कितने बांध है भाई? 3। एक बांध है गांधी सागर, वो मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा 3 बांध है जिनका नाम है राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। ये कहां पर है? राजस्थान में। अब बात करते हैं चंबल नदी पर राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात, यानी राजस्थान का सबसे ऊंचा झरना है ना
चंबल और बामनी नदियों के संगम पर भरता है, वो कहां पर, भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ एक जगह है चित्तौड़गढ़ में, और भैंसरोडगढ़ है ना, ये कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। तो ध्यान रखना यहां पर क्या बनता है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात। जलप्रपात का मतलब यह होता है कि क्या होता है भाई, झरना। क्या होता है, झरना। ठीक है, लगभग 81 मीटर इसकी लंबाई है। तो ये थी आपकी चंबल नदी। कभी कभी यह सवाल पूछा जाता है कि चंबल नदी है, इस चंबल नदी के अंदर एक जानवर पाया जाता है, जलीय जीव पाया जाता है, उस जलीय जीव का नाम पूछा जाता है। तो ध्यान रखना उसका नाम है गांगेय। क्या नाम है, गांगेय डॉल्फिन। ये एक लुप्तप्राय जीव है, वो अभी इसमें रह रहा है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान में अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी कौन सी है। अवनालिका अपर्दन का मतलब यह है कि ये चलते चलते कभी कभी रास्ता बदल लेती हैं और ऊबड़ खाबड़ रास्ते बना लेती हैं, तो वो चंबल नदी है। तो ध्यान रखना कि राजस्थान में सदा मतलब 12 या सदावाहिनी नदी चंबल है। इसका जो उद्गम है महू मध्य प्रदेश है, राजस्थान में प्रवेश चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ में कहा, 84गढ़ में। इसकी कुल लंबाई 966 किलोमीटर, राजस्थान में 135 किलोमीटर। इस नदी पर कितने बांध है, 4 बांध है। 4 बांध में से एक बांध है वो एमपी में है, और 3 बांध है वो कहाँ है, राजस्थान में। और राजस्थान में कौन कौन से हैं, तो याद रखना, राजस्थान में है राणा प्रताप सागर बांध है चित्तौड़गढ़ में, जैसे जवाहर सागर है कोटा में है, और कोटा बैराज है कोटा में। इसके अलावा इसी नदी पर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर राजस्थान का सबसे ऊंचा क्या है, जलप्रपात बना हुआ है। इसी नदी के अंदर एक जानवर रहता है, एक जलीय जीव है, गांगेय डॉल्फिन, वो इसमें रहता है। इसके अलावा ये नदी अवनालिका अपर्दन के लिए जानी जाती है। ठीक है भाई, तो इसके अलावा देखो अगला सवाल पढ़ते हैं, और अगला सवाल क्या है आपका, आप देखिए, राजस्थान में किस स्रोत से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। अब राजस्थान में स्रोत पूछा है कि भाई राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा की जाती है। दोस्तों राजस्थान में 4 ऑप्शन है आपके, नहरों द्वारा, तालाबों द्वारा, नलकूप एवं कुआं द्वारा, या अन्य। अब दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, वो राजस्थान में सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो होती है नलकूप और कुआं द्वारा। किसके द्वारा होती है, नलकूप और कुआं द्वारा। ठीक है भाई, अब देखते हैं अगला सवाल। और अगला सवाल क्या कहता है, आराम से देखिए इसको। ये देखिए सवाल, जोधपुर जिले के बोरुंदा में रूपायन संस्थान के संस्थापक कौन थे। अब संस्थान कौन सा पूछा है, रूपायन, और 4 ऑप्शन दिए आपको, देखिए। और 4 ऑप्शन क्या क्या है रूपायन संस्थान के बारे में, कि जोधपुर जिले में रूपायन संस्थान की स्थापना किसने की। तो ध्यान रखना 4 ऑप्शन है, अ में विजयदान देता है, ब में देवीलाल सामर है, स में कोमल कोठारी है, और द में कृपाल सिंह शेखावत है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा कोमल कोठारी। कौन होगा भाई, कोमल कोठारी। दोस्तों ध्यान रखना, यहां पर कई बार यह सवाल पूछा जाता है कि रूपायन संस्थान का कार्य क्या है। तो इसका कार्य क्या है, ध्यान रखना। देखिए हमारी राजस्थान की जो संस्कृति है बड़ी विविधता वाली है, सतरंगी है, यानी हमारे यहाँ पर बहुत जबरदस्त वाली संस्कृति का कहने का मतलब यह है कि हर रंग दिखते हैं हमारे यहाँ पर। तो इसका कार्य क्या है कि राजस्थान की जो लोक कला है उस लोक कलाओं का संग्रह, लोक कलाओं का संग्रह। और लोक कलाओं का संग्रह का मतलब यह होता है कि कुछ कलाएं हैं जो विलुप्त हो रही हैं, उनका भी ये क्या है यहाँ पर संग्रह किया जा रहा है। कब हुई थी, कभी कभी इसकी स्थापना पूछे तो 1960 में। अब बात करते हैं कोमल कोठारी। कई बार सवाल यह पूछा जाता है कि कोमल कोठारी कहां के रहने वाले थे। तो ध्यान रखना दोस्तों कि कोमल कोठारी ने रूपायन संस्थान की स्थापना कहां की थी, जोधपुर में, लेकिन ये खुद रहने वाले कहां के थे, ये रहने वाले थे चित्तौड़गढ़ के। कहां के रहने वाले थे, चित्तौड़गढ़ के। देखो अक्सर सवाल ये पूछे गए हैं, वही अपन रिपीट कर रहे हैं। इसके अलावा सवाल यह पूछा जाता है कि राजस्थान रत्न दिया गया है इनको, कोमल कोठारी को, कब दिया गया, 2012 में क्या दिया गया है, राजस्थान रत्न। राजस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार राजस्थान रत्न है, वो दिया गया 2012 में। तो एक बार फिर से वापस दोहराता हूं, रूपायन संस्थान का संस्थापक कौन थे, कोमल कोठारी। रूपायन संस्थान ने वो कहां पर है, तो वो जोधपुर जिले में है। स्थापना 1960 में। इसका कार्य क्या है, लोक कलाओं का संग्रह करना। और बात करें कभी कोमल कोठारी का सवाल पूछ भी ले बाई चांस, तो हमेशा ध्यान रखना ये चित्तौड़गढ़ के रहने वाले थे। 2012 में इनको राजस्थान रत्न दिया गया है। और कभी भी जोधपुर में अगर गांव पूछे तो ध्यान रखना गांव है बोरुंदा, ये बोरुंदा में रूपायन संस्थान। और बोरुंदा गांव आपको पता होगा राजस्थान के महान कवि
विजयदान देथा जी का वहां पर निवास स्थान है, वो वहीं के रहने वाले थे। ठीक है भाई, तो ये था सवाल। अब देखिए इसके साथ आपके जो महत्वपूर्ण है सहित सवाल पूछ सकते हैं मेरे ख्याल से, इसलिए चारों ऑप्शनों के एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं। बात करते हैं विजयदान देथा। तो विजयदान देथा का सवाल पूछे अगर कभी भी, तो विजयदान देथा का कभी कभी उपनाम पूछा जाता है, उपनाम पूछा जाता है। तो ध्यान रखना विजयदान देथा का उपनाम था विजी। क्या था? विजी। कहां के रहने वाले थे? जोधपुर के। कहां के रहने वाले थे भाई? जोधपुर के। राजस्थानी भाषा के एकमात्र कवि हैं जिनको नोबेल पुरस्कार के लिए क्या किया गया था? नामांकित किया गया था। नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित, हालांकि क्या है, इन्हें नोबेल पुरस्कार है वो मिला नहीं था। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। विजयदान देथा को भी क्या मिला है? 2012 में, 2013 में राजस्थान रत्न मिल चुका है। इनकी एक पुस्तक है जिसके कई पार्ट्स बन चुके हैं और फेमस है, जिसमें बहुत सारी कहानियों का संग्रह है, बातारी फुलवारी। किसकी फुलवारी? बातारी फुलवारी। और बातारी फुलवारी के कभी भी पार्ट पूछ ले कितने भाग है, एक बार एग्जाम में पूछा था, तो ध्यान रखना 14 भागों में ये लिखी गई है। ठीक है, ये थे विजयदान देथा। अब बात करते हैं अगला, और सवाल आएगा अपना नेक्स्ट। उससे पहले अपना इसी में एक ऑप्शन देखते हैं कि अगला ऑप्शन क्या है। देखिए देवीलाल सामर, देवीलाल सामर है, इनका क्या योगदान था? तो देवीलाल सामर ने लोक कला मंडल की स्थापना की थी। किसकी की थी? भारतीय लोक कला मंडल। यानी लोक कला मंडल का मतलब यह हुआ कि इन्होंने क्या किया था? उदयपुर के अंदर लोक कला मंडल की स्थापना की थी, और जो कठपुतलियां हैं उन कठपुतलियों का इन्होंने क्या किया था? संग्रह किया था। कठपुतलियों का संग्रह किया था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कृपाल सिंह शेखावत की। सब जानते हैं कृपाल सिंह शेखावत के बारे में, और एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, ध्यान रखना। और क्या सवाल पूछे गए थे? देखो, कृपाल सिंह शेखावत से संबंधित सीधे सीधे जो सवाल है वो पूछे जाते हैं कि कृपाल सिंह शेखावत कहाँ के रहने वाले हैं? तो ध्यान रखना ये हैं जयपुर के रहने वाले। और कृपाल सिंह शेखावत कहाँ के हैं? जयपुर के। अब कई बार सवाल ये पूछा जाता है कि इनका किससे संबंध है? तो एक प्रसिद्ध है, मैंने आपको पहले भी बताई थी, ब्लू पोएट्री। ब्लू पोएट्री के क्या है? ये कलाकार है। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि भारत सरकार द्वारा कृपाल सिंह शेखावत को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, कौन सा श्री दिया गया है? पद्मश्री दिया गया है। इसके अलावा इन्हें दिया गया है राजस्थान रत्न। क्या दिया गया भाई? राजस्थान रत्न। ये सारे सवाल कृपाल सिंह शेखावत के ऊपर पहले क्या है? बन चुके हैं। ठीक है भाई, तो ये थे आपके कृपाल सिंह शेखावत, यानी चारों ऑप्शन पर अपन ने चर्चा की है। अगला सवाल क्या है? राजस्थान की एकमात्र लोक देवी, राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। यानी राजस्थान की ऐसी एक लोक देवी है जिनकी जो मूर्ति है वो खंडित है और उसकी पूजा की जाती है, उसका नाम बताना है आपको। और कई बार सवाल रिपीट हो चुका है। चार ऑप्शन है, आई माता, स्वांग्या माता, शीतला माता और शीला देवी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शीतला माता, शीतला माता। अब देखिए कई बार शीतला माता से संबंधित क्या क्या सवाल पूछा जाए, कभी भी पूछ ले शीतला माता का मंदिर कहां है, तो ध्यान रखना इनका मंदिर है चाक्षु जयपुर। कहां पर है भाई? चाक्षु जयपुर में। कई बार यह पूछा जाता है कि शीतला माता की सवारी तो गधा होता है। अब मैं ये एक बात बताऊं आपको, शीतला माता की सवारी गधा क्यों होता है? देखिए गधा परिश्रमी होता है, बिल्कुल शांत होता है। और शीतला माता की इसलिए माना जाता है कि शीतला माता को किसकी देवी कहा जाता है? ओरी रक्षक देवी, ओरी रक्षक देवी। और क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना इनको कहा जाता है शेडल माता। कौन सी माता? शेडल माता। चेचक रक्षक देवी, चेचक रक्षक देवी। कई बार सवाल यह पूछा जाता है कि शीतला माता का जो पुजारी होता है वो कौन होता है? तो देखिए हमारे यहां पर कुम्हार जाति है, और कुम्हार जाति क्या करती है? कुम्हार जाति का जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है? पुजारी होता है। आगे की बात करते हैं। कई बार यह पूछा जाता है शीतला माता के बारे में, ध्यान रखना कि शीतला माता का जो मूर्ति है वो कैसी किस अवस्था में है? खंडित मूर्ति है। कैसी है? खंडित मूर्ति। अब यह सवाल यह पूछा जाता है कि शीतला माता का मेला कब आयोजित होता है? तो ध्यान रखना चैत्र माह में। कितने कौन से माह में? चैत्र माह में। आपको पता होगा होली के 7 दिन बाद में चैत्र माह
होली के बाद में क्या होता है, चैत्र माह होता है, और चैत्र माह में क्या होता है, इनका मेला आयोजित होता है। वैसे इनका मेला राजस्थान के हर जिले में आयोजित होता है, लेकिन प्रसिद्ध है वो कहाँ का है, जयपुर का है। ठीक है भाई, अब देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल स्क्रीन पे देखिए, राजस्थान के किस स्थान की मेहंदी प्रसिद्ध है। अब ये सवाल कई बार रिपीट हो चुका है और फार्मासिस्ट में मेरे हिसाब से वापस भी आ सकता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके, देखिए सोजत है, अ में किशनगढ़ है, बा में, स में पुष्कर है और द में सांचौर है। दोस्तों सबको पता होना चाहिए कि ये जो मेहंदी है वो प्रसिद्ध कहाँ की है, सोजत की है। हमारे यहाँ पर जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उनके घर में भी अगर शादी होती है तो मेहंदी कहां से जाती है, हाथों में लगने के लिए सोजत की मेहंदी जाती है। इसीलिए कहते हैं कि सोजत की मेहंदी, यहाँ के स्थानीय भाषाओं में गीत गाया जाता है। मेहंदी कैसी है भाई, राचनी मेहंदी है। राचनी का मतलब ये होता है, ये मारवाड़ी भाषा का शब्द है कि इसका रंग है वो कैसा है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही गहरा है। ठीक है भाई, अब देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल, तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था। बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। देखो 4 ऑप्शन दिए हैं, अ में केसर कालमी, ब में दिया है मैतल, स में लीलन और द में मुमल। तो ध्यान रखना दोस्तों, तेजाजी की घोड़ी पूछा है तो ध्यान रखना, तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था भाई, लीलन था। क्या नाम था भाई, लीलन। और कभी कभी इसको लीलन श्रृंगारी भी कहा जाता है। लीलन जो हमारे लोकगीत हैं इसमें इसे कहा जाता है लीलन श्रृंगारी। कई बार यह सवाल पूछा जाता है कि जब तेजाजी की मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के बाद तेजाजी की मृत्यु का समाचार उनके परिवार तक कौन पहुंचाता है। तो ध्यान रखना, लीलन ने ही पहुंचाया था तेजाजी की मृत्यु का समाचार उनके परिवारजनों तक। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान के अंदर जो सबसे एक देखो लोक देवता होते हैं, और राजस्थान के जो सबसे हर जनमानस में अपना स्थान बनाकर बैठे हैं जो प्रसिद्ध लोक देवता हैं वो कौन से हैं, तेजाजी। और तेजाजी किसकी घोड़ी थी, तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था, लीलन था। सॉरी, तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था, लीलन। और लीलन को लीलन श्रृंगारी भी कहते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए सवाल क्या पूछा गया है कि तन्नोट देवी का मंदिर कहां स्थित है। 4 ऑप्शन है, अ में बाड़मेर है, स में जैसलमेर, ब में जैसलमेर है, स में चूरू है और द में नागौर है। तो अब पूछा है तन्नोट माता यानी तन्नोट देवी। तो तन्नोट देवी मतलब यह है कि इनका मंदिर कहाँ है, जैसलमेर के अंदर। और जैसलमेर के अंदर कहाँ है, तन्नोट में। कई बार यह सवाल पूछे गए हैं, ध्यान रखना कि राजस्थान में रुमाल वाली देवी किसे कहा जाता है। इसे कहा जाता है रुमाल वाली देवी। इसे क्या कहा जाता है, थार की वैष्णो माता, थार की वैष्णो माता। इसके अलावा इसे कहा जाता है भारतीय सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की देवी। ठीक है, भारतीय सीमा सुरक्षा बल की देवी कहलाती है। अब याद रखना कि हमारे यहां पर 1971 में किसके साथ लड़ाई हुई थी, पाकिस्तान के साथ। कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ जब लड़ाई हुई थी तब तन्नोट माता ने भारतीय सैनिकों की क्या की थी, रक्षा की थी। और वास्तविकता भी है कि वहां पर जाते हैं उसके बाद पता चलता है कि भाई वास्तव में वहां पर रक्षा हुई थी, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने जो भी बम हमारी धरती पर फेंके थे थार की पवित्र धरती पर, तो वहां पर वो सारे बम थे वो डिसफ्यूज हो गए थे। इसीलिए ध्यान रखना, इस सेना के अंदर जो पूजा का कार्य है और इस मंदिर के से संबंधित जो सारा कार्य है वो कौन देख रही है, बीएसएफ देख रही है, भारतीय सीमा सुरक्षा बल देख रही है। इसे रुमाल वाली देवी भी कहा जाता है। ठीक है भाई, अब देखो अगला सवाल, राजस्थान में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी का नाम क्या है। 4 ऑप्शन है आपके पास में, राजस्थान में सबसे उपजाऊ मिट्टी का नाम पूछा है। 4 ऑप्शन है, अ में भूरी, ब में बलुई, स में जलोढ़ और द में लाल दोमट। दोस्तों जो सबसे उपजाऊ मिट्टी कभी भी पूछ ले वो होती है जलोढ़। क्या कौन सी मिट्टी होती है, जलोढ़। और जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, नदियों में जब बारिश आती है, बारिश में जब नदियां वगैरह बहती हैं या पानी बहता है तो उसके ऊपर वाला जो जमीन का हिस्सा होता है जो होती है मिट्टी, वो आगे खिसकती है और कहीं जाकर एक जगह इकट्ठी हो जाती है और उसके अंदर बहुत सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं और वो क्या करती है, बहुत अधिक खाद्यान्न का और अन्य वस्तुओं का प्रोडक्शन करती है। इसलिए इसको क्या माना जाता है, राजस्थान के अंदर सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कहा जाता है पूरे भारत में। और राजस्थान के अंदर जब जलोढ़ मिट्टी जो सबसे उपजाऊ मिट्टी है राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है, तो पूर्वी भाग में। कहां पर पाई जाती है, पूर्वी भाग में, राजस्थान के पूर्वी भाग में। और ये किससे लाई जाती है, तो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, नदियों द्वारा
कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान में या नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ है। ठीक है भाई। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संतरा उत्पादन में, किसके उत्पादन में? संतरा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा जिला अग्रणी है? यानी राजस्थान में सबसे अधिक जो संतरा है कहां पैदा होता है, कहां उत्पादन होता है? 4 ऑप्शन है। आ में चित्तौड़गढ़ है, ब में बांसवाड़ा है, स में झालावाड़ है और द में भीलवाड़ा है। दोस्तों राइट आंसर होगा संतरे का झालावाड़ में। संतरा कहां होता है? झालावाड़ में। अब देखिए भारत में सबसे अधिक संतरा कहां होता है? नागपुर में। कहां होता है भाई? नागपुर में। और राजस्थान में कहां होता है? झालावाड़ में। और झालावाड़ में जब संतरा अधिक पैदा होता है तो इसे राजस्थान जो झालावाड़ है, झालावाड़ को क्या कहा जाता है? राजस्थान का नागपुर। तो कभी भी एग्जाम में पूछ ले कि राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? झालावाड़ को कहा जाता है। झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर किसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है? संतरा का उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, ये थे महत्वपूर्ण सवाल और इनके इर्द गिर्द बनने वाले सारे सवाल। दोस्तों राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान इतिहास और भूगोल से संबंधित फार्मासिस्ट की जो एक निःशुल्क आपके लिए टेस्ट सीरीज हमने जो बनाई है, हमने बड़ी मेहनत से बनाई है और जो आगे और पीछे यानी जो प्रीवियस पेपर है उन पेपर को देकर उसके अकॉर्डिंग बनाई है। तो वीडियो को लगातार देखते रहें और इसके अंदर आप कुछ कमेंट भी करें जिससे हमें पता चले कि भाई आपको किस चीज में दिक्कत आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने वीडियो में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।